इस वक्त की 25 बड़ी खबरें तेज रफ्तार में। कोलकाता में बीजेपी की रैली में अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। अवैध घुसपैठ, करप्शन, गुंडागर्दी को लेकर निशाना साधा। कहा ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। अमित शाह बोले ममता बनर्जी के दिन खत्म हुए। अगली बार टीएमसी को उखाड़कर बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मोदी सरकार की कैबिनेट ने गरीबों को फ्री अनाज देने की योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभाओं में ऐलान किया था। कल होगा तेलंगाना में 119 सीटों के लिए मतदान। आज कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मतदान से एक दिन पहले तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी और बीआरएस के बीच झड़प हुई। बीजेपी ने बीआरएस नेताओं पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। केरल के राज्यपाल पर पेंडिंग बिल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कहा 2 साल तक बिल को लेकर क्या कर रहे थे। अध्यादेशों पर फैसला लेने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करने की भी बात कही। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर सरकार का घेराव किया। पूछा क्या खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करेगी डबल इंजन सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर पलटवार किया। ये सरकार जाति देखकर लाभ नहीं देती, डबल इंजन की सरकार है। 5 लाख का इलाज आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाता है। चंडीगढ़ में गर्ल्स पीजी की बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाने का मामला आया सामने, जहां एक अन्य लड़की पर बॉयफ्रेंड के कहने पर कैमरा लगाने का आरोप है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद जमानत भी मिल गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरेंद्र पाटिल को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकली नोट और हथियार रखने के आरोप। म्यूनिख से बैंकॉक जा रही लुफ्तांजा फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। पति पत्नी के बीच हाथापाई के बाद डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधरने पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक खत्म। गोपाल राय ने कहा ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियम लागू रहेंगे। राहुल गांधी 8 से 15 दिसंबर तक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के दौरे पर रहेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंडियन डायस्पोरा से संवाद भी करेंगे। ब्रुनाई के राजा से भी कर सकते हैं मुलाकात। मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाएगी। टनल के अंदर मजदूरों की तस्वीरें भी आई सामने, जहां 12 नवंबर को उत्तराखंड में टनल हादसे में 41 मजदूर फंस गए थे। अस्पताल में बचाए गए मजदूरों से सीएम धामी ने मुलाकात की। श्रमिकों को सौंपा सहायता राशि का चेक। राज माइनर्स के लिए इनाम की घोषणा। उत्तरकाशी के सलखियारा सुरंग में रेस्क्यू किए गए श्रमिकों से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की। कहा मजदूरों के परिवार का पुण्य काम आया। बद्रीनाथ केदारनाथ की भी कृपा रही। मुंबई के चेंबूर इलाके में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 6 लोग घायल हुए। कई मकानों को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जारी। 11 लोग बचाए गए। राहुल द्रविड़ ही रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। सपोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा। वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया था द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट। खार्किव में रूस को बड़ा झटका। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह हुए। सैनिकों के मारे जाने की भी खबर। क्रिमिया में यूक्रेन का फिर हमला। सेवास्तोपोल में ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेनी हमले के वीडियो भी आए सामने। सुमी में रूस का भीषण हमला। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से प्रहार किया। बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई। स्वस्तिक के जंगलों में भीषण जंग। यूक्रेन का टैंकों से रूसी ठिकानों पर भीषण प्रहार। जापान के पास समुद्र में क्रैश हुआ अमेरिकी सैन्य विमान ऑस्प्रे। 8 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। बंधकों की रिहाई के दूसरे चरण के पहले दिन हमास ने छोड़े 12 बंधक। रिहा होने वाले बंधकों में 10 इजरायली और 2 विदेशी नागरिक भी शामिल। दुनिया में 2 मोर्चों पर जंग जारी है, लेकिन बड़ी खबरें हैं क्योंकि अमेरिकी विमान क्रैश, वहीं विश्व युद्ध के नए 5 फ्रंट। क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से 2 मोर्चों पर जंग जारी है, लेकिन जल्द ही युद्ध 5 फ्रंट तक फैल सकता है। क्योंकि अमेरिका, ईरान, इजरायल के बीच भी जबरदस्त तनाव है। इस युद्ध क्षेत्र से 5 बड़े खुलासे हुए हैं और जापान से अमेरिका के लिए बुरी खबर है, जहां उसका एक विमान क्रैश हो गया। हमास को बनाने वाले
के बेटे ने ही हमास के खात्मे का प्रण लिया है। रूसी सेना लेपर्ड टैंक पर प्रैक्टिस कर रही है। रूस और ईरान के बीच सीक्रेट वेपन डील हुई है। सारे खुलासे डिटेल में जानकारी होगी आपके सामने, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिकी सैन्य विमान ऑस्प्रे हादसे के शिकार को लेकर बड़ी खबर आई है और जापान के पास समुद्र में क्रैश हुए विमान को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें, हादसे के वक्त विमान में 8 क्रू मेंबर्स भी सवार थे और क्रू मेंबर्स पर कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। लेकिन यूएस सैन्य विमान के क्रैश होने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि सभी जानकारियां अभी तक इसके बारे में साझा नहीं की गई हैं, इसलिए इसके रहस्य को लेकर भी समझना जरूरी है कि आखिर यूएस सैन्य विमान के क्रैश के पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या यह हादसे का शिकार हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्यों कह रहे हैं यूएस सैन्य विमान रहस्यमयी क्रैश? डिटेल आपके सामने, क्योंकि खबरें आई अमेरिका के सैन्य विमान को लेकर, CV-22 ऑस्प्रे के क्रैश को लेकर। जापान के पास याकुशिमा आइलैंड के करीब इसका क्रैश हुआ और दक्षिणी जापान के कागोशिमा प्रांत में ये आइलैंड है। सबसे पहले जापानी तट रक्षकों को इसके बारे में जानकारी मिली थी और हादसे के वक्त विमान में, जैसा कि खबर आई, कि 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। हालांकि विमान में सवार चालक दल पर कोई खबर अभी तक नहीं मिल पाई है और यूएस के योकोटा एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां इराकी मिलिशिया ग्रुप की अमेरिका को यह धमकी है। अशब अल काहफ ने हमले की चेतावनी दी है। अशब अल काहफ आखिर है क्या? चेतावनी में क्या कहा गया? डिटेल आपके सामने जरूर होगी, लेकिन बता दें, अशब अल काहफ ने सर्दी में हमले की यह धमकी दी है और इस सर्दी में आग आपका इंतजार कर रही है। यह बड़ा बयान दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए अशब अल काहफ के बारे में आपको बताएंगे, जो कि मिलिशिया का ये ग्रुप है, और इस धमकी के बारे में बताएंगे जहां अमेरिका के लिए ये सर्दी शांतिपूर्ण नहीं होगी, ये कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस सर्दी में आग आपका इंतजार कर रही है। मिसाइल और ड्रोन से फैसला होगा। मतलब क्या है, वजह क्या है इस धमकी की, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि गाजा जंग में हमास का ये ग्रुप साथ दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि इराक में अमेरिकी ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जा रही है और जरूरी बात ये कि किस तरीके से अमेरिकी बेस पर कई बार हमलों को अंजाम दिया जा चुका है और साथ ही इराक, सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को टारगेट पर लिया जा चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में भी। यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने समंदर में अमेरिकी जहाज को रोका है, उसके बिल्कुल नजदीक आ गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत को रोके जाने को लेकर यह बड़ी खबर आई, जहां ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत का वीडियो भी जारी किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में वॉरशिप के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद ये तस्वीरें जारी कर एक बड़ा संकेत दे दिया कि हमारी निगरानी हर स्तर पर है और निगरानी जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, ये खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है कि अब किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे रूट पर जिस तरीके से पेट्रोलिंग की जाती थी, उसी के तहत ये खबर बड़ी है कि आखिर ये युद्धपोत इतने नजदीक कैसे आए। अमेरिका वर्सेस ईरान, क्यों हम कह रहे हैं बारूदी विनाश का ये सायरन? उसकी बड़ी खबर ये कि ओमान सागर में अमेरिका ईरान में टेंशन बढ़ती जा रही है और ईरानी नेवी ने अमेरिकी युद्धपोत को रोका है। हालांकि ईरानी ड्रोन युद्धपोत के सामने आया और ईरान की ये धमकी, जहां समंदर में तनाव बढ़ा रहा है अमेरिका। हालांकि यूएसएस आइजनहावर युद्धपोत अदन की खाड़ी में था और ईरान ने युद्धपोत को अदन की खाड़ी से ही जाने को कहा। लेकिन सवाल यही है, इस तनाव के बीच आगे क्या संभावनाएं हैं, यानी आगे होगा क्या? ईरान की हिमाकत का जवाब जाहिर सी बात है अमेरिका दे सकता है और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आशंका इस तनाव को देखते हुए और बढ़ जाएगी। हालांकि अमेरिका ईरान में युद्ध हुआ तो दुनिया दो खेमों में भी बढ़ जाएगी। दुनिया दो खेमों में बटी तो विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच एक स्पेशल रिपोर्ट अब आपके सामने, क्योंकि ब्लू जोन में बड़े घमासान को लेकर जो खबरें आई हैं, खुद को अरब का महाबली मानने वाला ईरान समंदर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अपनी समुद्री शक्ति दिखाकर ही ईरान ने कैसे सुपर पावर अमेरिका और इजराइल दोनों को डराने की कोशिश की है। ईरान के समुद्री शक्ति प्रदर्शन को इजराइल के विध्वंस का ही प्रशिक्षण माना जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जाने लगा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान अपनी नेवल फोर्स से भी अमेरिका की घेरेबंदी करने में जुटा हुआ है। ब्लू
जोन में ईरान बारूदी बवंडर मचाने को तैयार है। समंदर के मोर्चे पर ईरान एक ही साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तबाही की मुहिम शुरू करने की तैयारी कर चुका है। इजराइल और हमास के बीच अंशकालिक सीजफायर के बीच ईरान ने अपना नौसेना दिवस मनाया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ईरान के लिए ये मौका भी था और दस्तूर भी। गाजा को लेकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान पहले से ही प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए है। नेवी डे पर उसने अपनी सैन्य ताकत की जमकर नुमाइश की। तो क्या सीजफायर के बाद ईरान इजराइल पर बड़े हमले करने जा रहा है? क्या ईरान ब्लू जोन में अमेरिका की भी घेराबंदी कर रहा है? नेवी डे से पहले ही सोमवार को ईरान ने कैस्पियन सागर में अपने नए विध्वंसक टेलामैन युद्धपोत को लॉन्च किया था। टेलामैन युद्धपोत ईरान का नया स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे कैस्पियन सागर में उतारकर ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी गहरा गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दोनों देशों के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ गया, जब अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर के साथ ईरान की समुद्री शक्ति का आमना सामना हुआ। ईरान का दावा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत आइजनहावर के ऊपर ईरानी ड्रोन उड़ रहे थे। अमेरिकी युद्धपोत ने जब अपने ऊपर बड़ी तादाद में ईरानी ड्रोन और ईरानी नौसेना की स्पीड बोट देखी तो उसने अपना रूट बदल लिया और तेजी से अरब सागर की तरफ बढ़ गया। यूएसएस आइजनहावर अमेरिका का एक न्यूक्लियर कैरियर है, जिसमें 90 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद ब्लू जोन में अमेरिका तेजी से अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर रहा है। फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपना A-10 थंडरबोल्ट, 2 वॉरप्लेन, F-16 और F-35 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इसके अलावा यूएसएस आइजनहावर जैसे अमेरिका के कई युद्धपोत भी इस इलाके में मौजूद हैं। अमेरिका की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ईरान ने भी अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वो इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां ईरान ने अपनी कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात की। जरूरत पड़ने पर ईरान की ये मिसाइलें एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती हैं। ईरान लगातार अपने हथियारों की नुमाइश करके अमेरिका और इजराइल को बराबर चुनौती भी दे रहा है। एक तरफ जमीन से लेकर आसमान तक तो दूसरी तरफ समंदर में ईरान की जबरदस्त सैन्य तैनाती और अमेरिका को अरब के मोर्चे पर उलझाने का प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन ईरान और रूस के इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका भी समंदर में जंग की तैयारी कर चुका है। इसके लिए यूएसएस आइजनहावर फारस की खाड़ी में तैनात है, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन भी भूमध्य सागर में पहुंचा दी गई है। यूएसएस फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंच गया है, जिस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें लगी हैं। साथ ही 4 छोटे वॉरशिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 1200 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर पहुंचा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर के बाद ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध को तेज करेगा। हुती विद्रोहियों ने ईरानी मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मैसन को निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मिसाइल टारगेट पर पहुंच नहीं सकी। एक तरफ ईरान अमेरिका को अरब में उलझाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ सीजफायर के दौरान भी इजराइल पर ईरान की तरफ से किसी न किसी रूप में हमले जारी हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर बड़ा साइबर हमला किया
पूरे इसराइल को 3 घंटे से ज्यादा समय तक ठप कर दिया। साइबर हमले के कारण इसराइल की आपातकालीन सेवाओं की फोन लाइनें बंद हो गईं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ईरान इसराइल पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है, और क्या सीजफायर के बाद इसराइल पर ईरान के प्रॉक्सी हमले पहले से भी घातक होंगे। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि प्रॉक्सी संगठनों को उसका समर्थन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और ईरान के बीच हथियारों की डील को लेकर बड़ी खबर, जहां रूस ईरान को अब विध्वंसक हथियार देगा। आपको बता दें, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर की डील पर मोहर को लेकर यह खबर है और रूस ईरान को सुखोई 35 लड़ाकू विमान देगा। गाजा युद्ध के बीच ये खबर बड़ी है। विश्व युद्ध का खतरा आखिर रूस और ईरान की इस डील से भी कैसे बढ़ सकता है? क्या है आखिर ये डील? सबसे पहले खबर को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूस और ईरान के बीच सबसे बड़ी हथियार डील को लेकर ही ये खबर सामने आई है। हालांकि ईरान को मिलेगा क्या, ये भी जान लीजिए, क्योंकि खबर के मुताबिक सुखोई 35 और लड़ाकू विमान को लेकर खबर है, Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और साथ ही Yak-130 जेट। मकसद क्या है? ईरान की वायुसेना को मजबूत करना। ईरान के पास अभी कुछ स्ट्राइक विमान है, लेकिन इस डील को लेकर खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, उस लिहाज से ये समझना भी जरूरी है कि आखिर किस तरीके से रूस, ईरान, चीन और ये जो पूरा परमाणु युद्ध का ये जो सीन बन रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान की अगर ताकत बढ़ती है तो होगा क्या? रूस के इशारे पर अमेरिका को चुनौती होगी, गाजा जंग के विस्तार की आशंका भी बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया मोर्चा खुल सकेगा। हालांकि ईरान को चीन से भी समर्थन तो हासिल है। हुथी और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और मजबूत हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन तो प्रभावित होगा ही। इसमें जरूरी बातें यह है कि ईरान पर कई तरह के पश्चिमी प्रतिबंध हैं और प्रतिबंध की वजह से ही सैन्य शक्ति नहीं बढ़ा पा रहा है। सऊदी अरब, UAE और अमेरिका हथियार ना देने की वकालत करते हैं। ईरान की ताकत अगर बढ़ी तो पूरे मिडिल ईस्ट पर असर इसका जरूर हो सकता है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां हमास के ही सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे की ये अपील, जहां आपको बता दें मोसाब हसन यूसुफ ने हमास को खत्म करने की बात कही है। मोसाब हसन ने हमास के खात्मे का जो प्लान बताया है, उसको लेकर डिटेल जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि यहां हमास के खात्मे की जो अपील की जा रही है उसको लेकर खबर बड़ी है। इजराइल को हमास के आगे ना झुकने की सलाह भी दी गई है और इंपॉर्टेंट यह है कि हमास से समझौता ना करे इजराइल, ये बात कही गई है। मोसाब हसन आखिर है कौन? मोसाब हसन हमास के खात्मे की जो प्लान की बात कर रहा है, उस प्लान के तहत क्या बयान दिया गया है पहले सुनिए, क्योंकि मोसाब हसन ने कहा, मेरे पिता समेत सभी बड़े नेताओं का खात्मा हो। हमास मानवता के खिलाफ युद्ध कर रहा है। हमास से समझौता इजराइल ना करे और हमास की युद्ध विराम की आड़ में जंग रोकने की साजिश की बात भी कह रहे हैं। हालांकि बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए समय निर्धारित होना भी जरूरी है। हथियारों की रिहाई का मतलब निर्दोष लोगों की हत्या। और कतर से जो अपील की गई है उसके तहत खबर यह आई कि कतर हमास नेताओं को बाहर निकाले। कतर को मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। इजराइल कतर से दुश्मन जैसा व्यवहार करे। मुसाब हसन है कौन जिनकी तरफ से ये अपील की गई है कतर को, और उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि हमास बनाने वाले शेख हसन यूसुफ का ये बेटा है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी में भी रह चुका है और हमास से जुड़ी जानकारी इजराइल को दे चुका है। हालांकि इजराइल पर कई हमले रोकने में ये कामयाब भी रहा है। अब अमेरिका और कतर को उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच जंग जल्द थम भी सकेगी, लेकिन इजराइल ठान चुका है कि जब तक हमास को तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द गाजा में जंग का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि जंग के दूसरे चरण में हमास और संपूर्ण गाजा का विध्वंस तय है। 19 दिन बाद इजरायली वायुसेना गाजा में फिर बारूद बरसाएगी। 19 दिन बाद इजरायल की मिसाइलें गाजा में तबाही मचाएंगी। 19 दिन बाद इजरायल के टैंक गाजा की जमीन को छलनी करेंगे। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि इजरायल ने खुद किया है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि गाजा एक बार फिर दहलेगा, जरूर दहलेगा, और इस तबाही में महज 19 दिन का वक्त शेष है।
27 नवंबर के दिन इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट IDF जवानों से मिलने पहुंचे। जवानों से बातचीत के दौरान उन्होंने गाजा जंग के दूसरे चरण पर बात की। योव गैलेंट ने कहा, हम लड़ने के लिए लौटेंगे, इस बार ताकत ज्यादा होगी, पूरी पट्टी में हमारी ताकत दिखेगी। इजरायली रक्षा मंत्री यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी बताया कि गाजा वॉर 2.0 में इजराइल की रणनीति क्या होगी, कैसे इजराइल हमास को तहस नहस करेगा। दूसरे चरण पर बात करते हुए इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, आपके पास कुछ दिन बचे हैं, हमारी तरह दुश्मन भी तैयार है। पहले दुश्मन का सामना वायुसेना से होगा, उसके बाद टैंक और तोप से, आखिर में सैनिकों की गोलियों से। बयान से साफ है, गाजा में फैली शांति के बाद ऐसा बारूदी तूफान आने वाला है जो गाजा में तबाही की नई कहानी लिखेगा, जो पहले से कहीं ज्यादा विनाशक और विध्वंसक होगी, जिसमें महज 19 दिन बचे हैं। दरअसल हमास की कैद में 250 बंधक थे, जिसमें से 50 बंधकों को हमास रिहा कर चुका है। हमास की कैद में अब 190 बंधक बचे हैं। इजराइल हमास के बीच रोज 10 बंधकों को रिहा करने की डील हुई है। ऐसे में 19 दिन बाद हमास की कैद से सारे बंधक रिहा हो जाएंगे। बंधकों के आजाद होते ही गाजा में जंग का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और गाजा की जमीन पर IDF का बारूद तबाही मचाना शुरू कर देगा। सिर्फ गाजा ही नहीं, इजराइल वेस्ट बैंक में भी बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इजराइल वेस्ट बैंक में हमास के संदिग्धों की तलाश कर रहा है। इजराइल के टैंक और बुलडोजर वेस्ट बैंक में एक्टिव हैं। ये वीडियो वेस्ट बैंक के बेतुनिया का है, जहां देर रात इजराइल सेना ने हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। बेतुनिया में इजरायली सेना ने टैंक और बुलडोजर तैनात कर दिए, जिसके खिलाफ लोगों ने आगजनी की, मगर इजरायली सेना पीछे नहीं हटी। साफ है, वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक इजराइल बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। अभी इंतजार है तो सिर्फ बंधकों के आजाद होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ऑटोमोबिल्स में रूस यूक्रेन की भीषण जंग को लेकर खबर यह कि रूस ने अब यूक्रेन पर जबरदस्त हमले को अंजाम दिया है। टैंक और आर्टिलरी से यूक्रेनी ठिकानों पर वार किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच रूसी मेजर जनरल की संदिग्ध मौत को लेकर भी खबर आई। माइन धमाके में व्लादिमीर वासिलेविच की मौत हुई है। आपको बता दें, यूक्रेन में जंग लड़ रही 14th कोर के ये डेप्यूटी थे। इस वॉर फ्रंट के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूस को मिल रहे हैं चीन से हथियार। यूक्रेन युद्ध में चीनी हथियारों का इस्तेमाल और मेलिटोपोल में रूसी सैन्य ठिकानों पर मिले हैं चीनी मोर्टार। आपको बता दें, चीन से रूस को हथियारों की डिलीवरी को लेकर खबरें बड़ी हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको आगे सीधा बताएंगे किस तरीके से चीन से रूस को हथियार मिल रहे हैं। और हथियारों की इस मदद के तहत जो खबर सामने आ रही है, उसमें यह जानना और समझना जरूरी है कि इस मदद के तौर पर कैसे उसे छोटे ड्रोन मिल रहे हैं। जानना यह भी जरूरी है कि किस तरीके से छोटे ड्रोन के साथ साथ खबर आई 60 mm मोर्टार को लेकर भी जो मिल रहे हैं। साथ ही खबर यह भी कि इसके साथ ही 152 mm के गोले भी मिले हैं और मदद के तौर पर 122 mm के गोले और राइफल की गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट तक दी गई हैं। हालांकि रूस चीन जिस तरीके से साथ साथ हैं, और ये साथ आखिर है क्यों, ये जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रूस चीन का ये गठजोड़ बड़े संकेत देता है। और चीन के सुपर पावर बनने के सपने में रूस जिस तरीके से उसका साथ दे रहा है, खबर बड़ी है, क्योंकि दोनों देश क्षेत्रीय संतुलन बनाने में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं। और यहां तक कि साम्यवादी सोच दोनों देशों को और नजदीक लाती है, उन्हें और पास लाती है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खास रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन हर तरफ से मजबूर हो चुका है। यूक्रेन के मित्र देश अब मदद से पूरी तरह से हाथ भी खींच चुके हैं और यूक्रेन के सामने सैन्य संकट अब खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फीले तूफान से कीव विजय के अभियान का सबसे बड़ा ऑपरेशन पुतिन ने शुरू कर दिया है। और जिस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा ताकत और समर्थन की जरूरत है, उस वक्त उसके साथ
कोई नहीं खड़ा है। हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन के मित्र बदल गए हैं। यूक्रेन का मानचित्र बदल गया है, क्योंकि रूस ने 3 क्षेत्र अपने नक्शे में पहले ही शामिल कर लिए हैं। ऊपर से कुदरत ने जो रूप बदला है वो यूक्रेन की हार और रूस की विजय का संकेत दे रहा है। क्योंकि रूस और यूक्रेन में भयंकर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। बर्फीले तूफान ने ब्लैक सी के तट पर दस्तक दे दी है और यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन 2 ही दिन में बर्फ की चादर से ढककर सफेद हो चुकी है। यानी यूक्रेन को अब भारी बर्फबारी से युद्ध लड़ना होगा, लेकिन यूक्रेन की ज्यादातर फौज ऐसे हालात में युद्ध लड़ने का कौशल नहीं जानती है। ऊपर से यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के ज्यादातर प्रशिक्षित सैनिक मारे जा चुके हैं। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए यूक्रेन ने 18 से 60 साल तक के पुरुषों को सेना में भर्ती करने का नियम बनाया। सितंबर 2023 में महिलाओं के लिए भी सैन्य भर्ती का नियम बनाया गया। युद्ध के 2 साल फरवरी में पूरे होने वाले हैं और अब यूक्रेन के मददगार भी उसे हथियार सप्लाई करके हार चुके हैं और यही यूक्रेन का संकट है। अमेरिकी संस्था कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने यूक्रेन की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की शुरुआत तक रूस यूक्रेन में एक बड़ा हिस्सा जीत लेगा। यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी तो है ही, साथ ही साथ युद्ध के लिए सबसे जरूरी चीज हथियारों की तंगी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है। यूक्रेन को हथियारों की मदद देने वाले देशों के हथियार भंडार खाली हो रहे हैं और इसका असर सप्लाई पर पड़ा है। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने की स्थिति में नहीं है। ब्रिटेन ने सितंबर में ही अपने घटते हथियार भंडार पर चिंता जताई थी। जर्मनी ने अक्टूबर में कहा कि आत्मरक्षा के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं है। अमेरिकी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ने 26 नवंबर को कहा कि यूक्रेन को जितनी मदद दी जा सकती थी दी जा चुकी है। अमेरिका ने गाजा युद्ध के चलते इजराइल को भी हथियार सप्लाई किए हैं। यानी यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की कमी है, सैनिकों की कमी है और बर्फीले तूफान ने यूक्रेन को कवच विहीन कर दिया है। भारी बर्फबारी यूक्रेन का सबसे बड़ा संकट बन गई है। बर्फीले तूफान ने यूक्रेन की सुरक्षा रेखा को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन की ट्रेंच लाइन बर्फ से भरकर समतल हो चुकी है। रसद हथियार सप्लाई में देरी से यह मोर्चे तक देरी से पहुंच रही है। कीव से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर आपूर्ति करने में 14 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है। इसकी वजह है फ्रंट लाइन से दूर बनाए गए सप्लाई चेन के ठिकाने। यूक्रेन के सैन्य ट्रक्स को कीव से ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक 750 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन बर्फीले तूफान में जीरो विजिबिलिटी और बर्फ से ढकी रोड पर चलने में कठिनाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए यह मौसम वरदान बनकर आया है, क्योंकि लुहांस्क डोनेस्क में उसके सप्लाई चेन के ठिकाने हैं और यहां से फ्रंट लाइन पर रसद आपूर्ति यूक्रेन के मुकाबले जल्दी पहुंच रही है।
मौसम का दूसरा फायदा रूस के लिए यह भी है कि रूसी सेना के पास विंटर वॉरफेयर की एक कुशल और प्रशिक्षित सेना है। रूस ने बर्फबारी के मौसम में यूक्रेन का बड़ा इलाका जीतने का टारगेट रखा है और यह उसकी आर्कटिक विंग पूरा करने वाली है। रूस की सेना ने विंटर वॉरफेयर शुरू कर दिया है और सर्दियों की शुरुआत में ही रूस के लिए एक बड़ी जीत का द्वार खुल गया है। रूस ने यूक्रेन के अवदीवका शहर का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया है। अवदीवका के इंडस्ट्रियल जोन पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की सेना बर्फबारी के चलते प्लान किए गए ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पा रही है, जबकि बर्फ में युद्ध लड़ने का 200 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही रमजान कादिरोव भी रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके युद्ध में बढ़ा रहा है। रमजान कादिरोव ने युद्ध में 3000 चेचन लड़ाके उतारने का फैसला लिया है। रूस का पलड़ा भारी होते देख अब यूक्रेन के मददगार देश भी युद्ध में समझौते पर जोर देने लगे हैं। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अब रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान चाहते हैं। युद्ध से नेटो के हथियार खत्म हो रहे हैं। बड़े युद्ध का संकट आया तो नेटो के लिए मुश्किल हो जाएगी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी युद्ध की वजह से सुस्त हो गई है। दोनों देशों ने यूक्रेन पर समझौते का दबाव बनाया है। रूस ने हालात को भांपते हुए शर्त रख दी है कि यूक्रेन नेटो सदस्य बनने की जिद छोड़े तभी शांति की संभावना बन सकती है। यूक्रेन पर बढ़ता दबाव, घटती हथियार सप्लाई और सैनिकों की कमी संकेत दे रही है कि यूक्रेन सरेंडर करने वाला है और 9 दिसंबर को रूस के डे ऑफ हीरोज ऑफ फादरलैंड के दिन तक पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जेनिन बॉर्डर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, पूरे जेनिन में केवल इजरायली झंडे और पुलिस चौकी से लेकर चेक पोस्ट पर इजरायली सेना है मौजूद। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये इजराइल और वेस्ट बैंक का बॉर्डर है, यानी जेनिन की सीमा यहां से शुरू होती है और आप देखिए फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक गाजा पट्टी का इलाका और एक जो दूसरा इलाका है वो वेस्ट बैंक का इलाका। वेस्ट बैंक का जेनिन शहर इस वक्त उबल रहा है, जल रहा है और जैसे ही हम यहां पर रिपोर्ट करने आए तत्काल पुलिस की यह गाड़ी आई और ये जानना चाहे कि हमारी बॉर्डर के आखिरी छोर पर आप क्या शूट कर पा रहे हैं। ये इलाका बहुत ज्यादा क्रूशियल है, लिहाजा इस तरफ से भी हमले हो सकते हैं, इसलिए जेनिन से लगता हुआ इजराइल के इस इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। खाली सड़कें आपको नजर आएंगी, चारों तरफ पसरा सन्नाटा। आप देखिए, ये चारों तरफ आप पसरा सन्नाटा देखिए और इसके अलावा यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा ये इजराइल का वो चेक पोस्ट जहां सर इस पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है। आज की तारीख में इस पूरे इलाके से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, ये सोचते हुए कि खतरा मंडरा रहा है। हम इस बॉर्डर पर इसलिए आए थे ताकि हम जेनिन के अंदर जा सके और आपको यह दिखा सके कि इस वक्त जेनिन में हालात कैसे हैं, क्योंकि खबरें यह आ रही हैं कि जेनिन में जम का संघर्ष चल रहा है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस वेस्ट बैंक में पूरी तरह से काबिज है, बहुत दबदबा है उनका। लिहाजा एक तरफ सीज फायर है वेस्ट बैंक गाजा पट्टी का और इस दौरान वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक के इलाके में भी हमास के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके मुखबिर हैं या फिर उनके लड़ाके वहां छिपे होने की जिनकी संभावना है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। यह ऑपरेशन बड़े तादाद में इस वक्त वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में चलता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर कन्फ्रंटेशन भी चल रही है। लोकल लोग, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो इजरायली डिफेंस फोर्स का मुकाबला कर रहे हैं उस धरती पर और मुकाबला करते हुए जवाब भी दे रहे हैं। इसके उलट बदले में जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो वहां पर
जो हमास के सपोर्टर्स हैं उनके घरों को तबाह कर रही है, हमले कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, रातों रात रेड की जा रही है और उसका असर इजराइल के इस इलाके में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। यह आशंका है कि यहां पर हमला हो सकता है, लिहाजा इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। इस सड़क के आगे एक सीमा पड़ती है, एक बॉर्डर चेक पोस्ट पड़ता है, वहां से हमें वापस लौटाया गया है, आगे जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा इस रिपोर्ट को हमें यहीं से करना पड़ रहा है। ये जो इलाका है, यहां पर आपको इजरायली झंडे नजर आएंगे, ये इजराइल की आखिरी सीमा है। और अब चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि भारतीय नेवी की ताकत बढ़ेगी। भारतीय नेवी को मिलेगा एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम। एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम मिलने से और मजबूत होगी भारतीय नेवी। रक्षा मंत्रालय ने BHEL के साथ 2,956 करोड़ की डील की है। The present procurement of 16 upgraded SRGM, that is the Super Rapid Gun Mount, is the medium-range gun which is employed or fitted on board frontline Indian naval warships, right from the latest of the P-15 Bravo and the P-17 Alpha class of ships, which are being delivered by Mazagon Dock Limited and GRSC. आपको हम बताते हैं भारतीय नेवी को मिलने वाले एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम की ताकत आखिर है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान के इस दम में नेवी को मिलेगा एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम। इस्तेमाल कहां होगा? नौसेना के युद्धक जलपोत पर। इसकी क्षमता 120 गोले पर मिनट दागने की है और मारक क्षमता है 20 किलोमीटर की। हालांकि वजन 1.5 टन और बैरल की लंबाई 4.25 मीटर। अब एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम मिलने से होगा क्या, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना इसके जरिए आसान हो जाएगा। यहां तक कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत होगी और समंदर में दुश्मनों को जवाब देना भी और आसान हो जाएगा। हालांकि समुद्री इलाके में भारत की ताकत तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब इसके जरिए ये ताकत और बढ़ेगी।